हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका इस नोड.जेएस विद एआई टूल कोर्स में। मेरा नाम है रिंकू कुमार सैन, नोड.जेएस डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। तो हमने पिछले सेशन में समझा था कि जेडुलटी टोकन क्या होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं, पेलोड कैसे बनाते हैं। फिर हमने साथ में हमारी जो एपीआईज होती है उनको कैसे हम स्ट्रिक्ट करते हैं, कैसे सिक्योरिटी ऐड करते हैं, कैसे हम साथ में ऑथराइजेशन ऐड करते हैं हेडर में पास करके, और हम चेक करवाते हैं कि हमारा जो टोकन पास किया है वो सर्वर सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में कवर करी है। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन हमारा होगा रेस्ट एपीआई के बारे में, रेस्ट एपीआई के स्टैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो कंटेंट वन बाई वन अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में होगा हमारे पास रेस्ट एपीआई का कि क्या होती हैं एपीआईज, और इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्ट कैसे हम बना सकते हैं, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एपीआई का जो स्ट्रक्चर है, एचटीटीपी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो हम एंड पॉइंट बनाएंगे उसके बारे में हम कवर करेंगे। और इसमें साथ में जो हम एचटीटीपी और एचटीटीपी की जो कॉमन स्टेटस कोड है, साथ में ये भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जेसन रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के बारे में, ये भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा थर्ड होगा डेटा इंटीग्रेटिंग एंड कंट्रोलर। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी क्लाइंट साइड से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको उस पर विश्वास ना करके हम उस पर वैलिडेशंस लगाना सीखेंगे। साथ में हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर का, जिससे हमारी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसको वैलिडेट करेगा वो। उसके बाद इसमें हम लार्ज रजिस्टर पेजिनेशन का स्ट्रेटेजी बनाना सीखेंगे। और इसमें जो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा आज का सेशन रहेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बाई फर्स्ट कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि एपीआई क्या होती है। एपीआई एक एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस है। ये सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है और इसमें अलाउ करता है कि एप्लीकेशन को एक दूसरे को एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं हम। एक रेस्टोरेंट है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट या कस्टमर होता है, वो कोई ऑर्डर देता है, वो एक वेटर को बुलाता है, एक मेन्यू पढ़ के वो अपना एक ऑर्डर देता है। तो जो मेन्यू होता है वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता है। और उसके बाद वेटर उसको ऑर्डर को लेके वो किचन में दे देता है। तो जो वेटर होता है वो एक एपीआई होती है जो बीच में दोनों का काम करती है। सर्वर और क्लाइंट का जो इंटरफेस बनाता है वो एपीआई बनाता है। तो जो वेटर हो गया वो एपीआई हो गया। और उसके बाद जो किचन है वो एक सर्वर है जो हमारा जो ऑर्डर दिया है तो उसको प्रिपेयर करके वापस देना, वो फिर वेटर को देता है, वेटर फिर उसको वापस कस्टमर को दे देता है। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा एपीआईज का, कि इसमें जो वेटर जो काम करता है वो एक एपीआई है, कि जो एक क्लाइंट से दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसका आउटपुट भेजना, लेना, सर्वर, ये सारा काम करता है हमारा एपीआई। ये इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे दो बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में जो कॉलिंग वाला जो काम करवाता है वो एक एपीआई वाले एपीआई, उसको एपीआई बोलते हैं। अभी अपन ये हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट क्या होता है। रेस्ट एक स्टैंडर्ड होता है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें क्या इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। इसका ये कोई प्रोटोकॉल, कोई लैंग्वेज, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। रेस्ट ये ओनली फॉर आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो डिज़ाइन पे वर्क करती है एप्लीकेशन के उस हिसाब से। इसमें कोई भी एग्जिस्टिंग फीचर जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल नहीं होता है। और ये इसमें जो हमारे रिसोर्सेज होता है, जो कोई भी रिसोर्सेज है, मतलब यूज़र, प्रोडक्ट, ब्लॉग पोस्ट, ये कोई भी रिसोर्सेज पे भी हो सकता है। जो ये यूनिक आइडेंटिफायर रिसोर्स पे भी काम करता है। जैसे हम यूआरआई होता है जो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये जैसे हम ये जो एग्जांपल में यूआरआई डिफाइन किया हमने API v1/user/123, ये एक हमारा एक आइडेंटिफायर है यूआरआई। तो ये एक हमारा रेस्ट इसको मान सकते हैं कि हमारे रेस्ट इस अकॉर्डिंग काम करेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कि रेस्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है ये, इसके बारे में वन बाई वन अपन देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्या करता है कि इसमें जो क्लाइंट है, इसमें फ्रंट एंड या मान लो कि रिएक्ट को ले सकते हैं अपन, बैक एंड हम नोड.जेएस के साथ दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डिपेंडेंट नहीं है कि फ्रंट एंड बैक एंड में कोई डिपेंडेंसी है। तो ये इनका डिफरेंट सेपरेशन जो कंसर्न है ये इसी का है कि डिपेंडेंट वो इजीली काम कर सकता है। और ये HTTP पे कम्युनिकेट करते हैं दोनों, और ये अलाउ करते हैं कि इंडिपेंडेंटली इम्पैक्ट इस दूसरे पे अलाउ करने कोई भी इशू ना आए। तो इस पर दोनों काम करते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा स्टेटलेस।
इसमें क्या होता है कि कोई भी जो नीडेड होती है, क्लाइंट को जो भी नीड होती है वो सर्वर पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। कोई भी सेशन हुआ या कोई लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करना, वो सर्वर पर डिपेंडेंट ही नहीं होती है। वो अपना सेपरेटली सेव करता है और उसका कोई भी सेशन स्टोर करने की नीड नहीं होती है, जिससे हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। और वो जो भी कोई भी रिक्वेस्ट आती है कोई भी सर्वर पर, तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस रिक्वेस्ट में, जिससे हम सर्वर पर ईजिली वो इसको हैंडल कर ले, कोई भी नीड ना पड़े। जैसा JW टोकन को वेरीफाई करने वाला, जिससे हमारे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको इजीली हैंडल कर लेगा। तो ये हमारा एक स्टेटलेस है, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम करेंगे। हमारा नेक्स्ट है कैसेबल। कोई भी अगर सेम रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से सर्वर पर आती है तो उसमें कैशिंग लेयर होनी चाहिए, जिससे सेम रिक्वेस्ट आ रही है तो वो वहीं से भी कैशिंग लेयर से रिटर्न हो जाए, जिससे सर्वर पर इफेक्ट ना पड़े। जैसे हमारे इसमें कैसे कंट्रोलर हेडर में हम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें CDN URL बना सकते हैं, जिसमें हम डेटा को यूजुअल बना सकते हैं, जिस आइडेंटिकली जो भी सेम रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसको वापस वहीं से उसको रेस्पॉन्स दे दे। उसके बाद हमें इसका, जिससे हमारा सर्वर का जो लोड है वो कम होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा यूनिफॉर्म आइडेंटिफायर। इसमें क्या कि हम आइडेंटिफाई, जो हमारा रिसोर्स आइडेंटिफायर जो URL है उसके जो प्रिंसिपल है उसमें हमारा नेमिंग कन्वेंशन इस अकॉर्डिंग रखना चाहिए, प्रोडक्ट सेलर्स फिफ्ट। इसमें हम मैनिपुलेशन और वाया रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा जेसन के थ्रू इंटरेक्ट करने का जो भी विद रिसोर्स के साथ, वो जैसे XML जेसन फॉर्मेट में हम इसमें फॉलो करते हैं। इसमें हमने हेडर में जैसे हम कंटेंट टाइप डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन, तो ये हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज है। इसमें हेडर्स जो रेस्पॉन्स इंक्लूड लिंक के जो भी एक्शन रिसोर्सेज जो भी एडवांटेज होते हैं वो सब हम सेशन में कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजाइनिंग, और हमारा जो URI बनता है उसका किस अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, क्या बेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए। हमारा जो एंड पॉइंट बनता है API का, उसको हम कैसे किसका अकॉर्डिंग हमने अलग अलग तरीके से समझा रखा है। फर्स्ट हम इसको एक सिंपल फॉर्म में एग्जांपल के थ्रू जाएं, जैसे हमारा नाउन और वर्ब होते हैं उनके फॉर्म में हम समझेंगे कि हम कैसे बनाएं। हमारा जो भी हमारा URI बनता है जो रिप्रेजेंट करता है HTTP मेथड्स और वर्ब्स। जो हमारा HTTP मेथड्स होता है वो वर्ब होता है, और जो हमारा जो नाम होता है वो होता है नाउन्स। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दे रखा है गुड और बैड का। जैसे हमने कोई आर्टिकल की API बनाई, उसका नाम क्या होना चाहिए। अगर उसमें हम गेट की API बना रहे तो API/v1 और /आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये एक नाउन है तो हम नाउन के थ्रू यूज करो, जबकि हम ऐसा बनाते हैं कि API/v1 गेट आर्टिकल। गेट वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सही वो API का जो एंड पॉइंट बनाने का तरीका है वो थोड़ा गलत है। अच्छा ये है कि आप ये यूज़ करो। इसके बाद हम प्लूरल नाउन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा मेंटेन करता है। जैसे हमने यहाँ यूजर कलेक्शन ऑफ द यूजर्स बना रखा है, यूजर्स वन टू स्पेसिफिक यूजर, जो यूजर्स है पोस्ट्स है, इस अकॉर्डिंग हमको इनके कलेक्शंस के जो भी डिफाइन करना है राउट्स, वो इस अकॉर्डिंग हम यूज करें जो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। सेकंड हमारा इंप्लीमेंट वर्जनिंग, हम वर्जन कंट्रोल करना चाहिए हमको, जिससे हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी एंड पॉइंट को। जो नया हमको कोई फीचर ऐड करना है API में, एप्लीकेशन में, वो सब हमको V1 V2 करके हमको उनका वर्जनिंग कंट्रोल करनी चाहिए। जैसे हम समझ सकते हैं कि इसका लैंग्वेज के जो एक्शंस है HTTP, हम जो भी हमारा एक्शंस होते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं API के, वो सब हमने यहाँ सब कवर कर रहे हैं। जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कब का कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। गेट मेथड जो काम आता है वो हमारा कोई भी कलेक्शन या रिसोर्सेज से डेटा गेट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हमको गेट मेथड यूज़ करना चाहिए API का। जैसे हमने एग्जांपल /user 1 2 3 का डेटा निकाल के देना है तो हम गेट मेथड यूज़ करेंगे API का। सेकंड हमने अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है, नया डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं हम DB में, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। वो जैसे /user करके हमने पोस्ट में मेथड कर लिया तो हमारे पास बॉडी में डेटा आएगा, तो उसको हम इंसर्ट करवा देंगे DB में। पुट मेथड का मतलब होता है कि हम डेटा जो भी हमारे रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा आ रहा है, कंप्लीट डेटा वो अपडेट करेगा डेटाबेस में, वो रिप्लेस से अपडेट करेगा कंप्लीट डेटा, एंटायर रिसोर्स। तो जो क्योंकि ये पर्टिकुलर डेटा भी करेगा और एंटायर भी करेगा। उसके बाद आता है पैच मेथड, ये पार्शियली अपडेट करता है। कोई पर्टिकुलर फील्ड हमको अपडेट करनी हो तो हम पैच मेथड का यूज़ करेंगे। और लास्ट है हमारा डिलीट मेथड, इसके अकॉर्डिंग हमारे कोई डेटा डिलीट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम उस मेथड को यूज़ करके हम इसको डिलीट कर देंगे। ये अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि पुट और पैच मेथड क्या काम करते हैं, क्यों हमने अलग अलग ले रखा है अपडेट करने के लिए। पुट हमारा एंटायर रिसोर्स को अपडेट करने के लिए काम आता है, और पैच ओनली हमको पर्टिकुलर कोई फील्ड का चेंज करना है तो उसको हम पैच मेथड के थ्रू यूज़ करके हमको पार्सली अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे HTTP वर्ब मेथड्स हैं। अभी हम कवर करेंगे कि HTTP स्टेटस कोड, जो भी हम API बनाते हैं तो हमें एक स्टेटस कोड मेंटेन करना पड़ता है हमको APIs में, उसके बारे में समझेंगे कब कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए हमको।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 200 जो हमेशा अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो हमेशा हम 200 पास कर देते हैं। कोई जब एरर आता तो ये गलत होता है कि हमेशा प्रॉपर हमको स्टेटस कोड यूज करना चाहिए। जैसे हमारा कोई एपीआई हिट हुआ तो सक्सेस हो रहा तो हम 200 पास करना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गेट और पैच और पुट, ये पुट मेथड में हमको ये यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारा अगर 201 अगर स्टेटस भेजना हो तो हम कोई नया इंसर्ट करवा रहे हैं डेटाबेस में कोई भी डेटा एपीआई के थ्रू, तो हमको क्रिएटेड के रूप में हमको 201 यूज करना चाहिए स्टेटस कोड। 204 जब करना चाहिए जब हमारा कोई भी डेटा हमने कोई डिलीट किया है और हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं देना है बॉडी में, ओनली फॉर स्टेटस ट्रू करके देना है, तो हम नो कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं 204। इसमें सक्सेस अगर ट्रू भेजना है, कोई डेटा नहीं भेजना, तो उसके लिए हम 204 स्टेटस कोड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लाइंट एरर के बारे में। जो भी हमारी क्लाइंट एरर है उनके बारे में 1 बाय 1 देखेंगे कब कौन सा स्टेटस कोड भेजना चाहिए। फर्स्ट हमारा 400, ये एक बैड रिक्वेस्ट है। जब हमारे कोई सिंटैक्स इनवैलिड हो या हमारे कोई मिसिंग फील्ड हो तो उसको अगर एरर देना हो तो हम 400 का स्टेटस कोड के साथ बैड रिक्वेस्ट का एरर भेज देंगे। अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है फील्ड का, अगर फील्ड का कोई भी मैसेज आ रहा है तो हम अनऑथराइज स्टेटस पास कर देंगे 401। अगर हमारा 403 फॉरबिडन मतलब है कि ऑथेंटिकेट या नो परमिशन नहीं है उस कोई भी चीज़ को, तो हम फॉरबिडन की एरर दे देंगे स्टेटस कोड 403 के साथ। उसके बाद हमारा 404 नॉट फाउंड, जब भी कोई यूआरएल हिट कर रहा है और वो हमारे कोड में नहीं है वो यूआरएल, तो हम उस टाइम पे हम उसका 404 का नॉट फाउंड उसका हम एरर दे सकते हैं। उसके बाद जो कॉमन अदर जो मेनली कोड होते हैं स्टेटस कोड जो कॉमनली यूज भी होता है हमारे, जैसे हमारा इन्फॉर्मेशनल रीडायरेक्शन, सर्वर एरर के टाइम हम 500 भेजते हैं। और हमारे जो इन्फॉर्मेशनल रियली यूज डायरेक्टली जो यूज होता है, तो वो सारे हम इन चीज़ों को स्टेटस कोड को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन रेस्पॉन्स के बारे में। जो भी हमारा एपीआई का रेस्पॉन्स देना हो तो हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए हमारे एपीआई का, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा कोई भी अगर रेस्पॉन्स आता है कि कोई भी एपीआई हिट हुई, यूजर 123 नाम से एक एपीआई हिट हुई है, तो उसका रेस्पॉन्स क्या जाना चाहिए, क्या प्रॉपर फॉर्मेट। हमको हमेशा ऐसा फॉर्मेट देना चाहिए जो फ्रंट एंड में इजीली हैंडल हो जाए। इसमें हमने स्टेटस कोड ले रखा है, स्टेटस 200 भेज दिया, सक्सेस एक ट्रू ले लिया। इसमें हमने एक मैसेज दिया प्रॉपर यूजर ट्रैवल, इसमें हम डेटा ऑब्जेक्ट पास कर दें कि हमने जो भी डेटा 1 to 3 का डेटा गेट करके हमने एक ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड वे है कि हमने ये रेस्पॉन्स दिया, इसको हम ग्लोबली सेट करके काम करना चाहिए। उसके बाद अगर हमको एरर रेस्पॉन्स का भी ग्लोबल सेट कर लिया हमने कि क्या हमारा जब भी एरर आएगी तो ये हमेशा ये रेस्पॉन्स जाएगा यूजर साइड, जिससे हमारी कोई भी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, जो वो एरर मैसेज दिखा दे कि ये इशू है। तो इसमें हमने स्टेटस 404 ले लिया, ये नॉट फाउंड का या स्टेटस हम अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी एरर आई है या जो भी प्रॉब्लम होती है एरर कोड के साथ वो सारा पास कर सकते हैं स्टेटस कोड। और सक्सेस हमने फॉल्स ले लिया फ्रंट एंड हैंडल करने के लिए। इसमें हमने कोई भी मैसेज दे दिया जो भी इशू आया और इसमें उसका एरर कोड हमने दे दिया कि रिसोर्स नॉट फाउंड। ये हमारा एरर रेस्पॉन्स का हैंडल करने का वो है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सर्वर साइड वैलिडेशंस का। सर्वर साइड वैलिडेशंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं हम कि कैसे काम करता है, कैसे क्या नहीं करता। इसके बाद 1 by 1 अपन सब कुछ समझेंगे इस सेशन में। इसमें हम कभी भी आप क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको कभी भी आप उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि वो फ्रंट एंड साइड से क्या भेज रहा है। हमेशा उसको वैलिडेट करो। जिससे आप कोई भी बॉडी में रिक्वेस्ट आ रही है या क्वेरी प्रम्स किसी में भी डेटा आ रहा है तो उसको वैलिडेट करने की नीड होती है एवरी टाइम, क्योंकि सर्वर जिससे हमारा सर्वर सेफ रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। तो हमेशा कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्लाइंट की एपीआई पे जब भी रिक्वेस्ट आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती है सिक्योरिटी डेटा इंटीग्रिटी के जो वैलिडेशंस लगाने होते हैं वो हमको लगाना चाहिए। तो हम इसमें जैसे हम फर्स्ट प्रेजेंस, इसमें क्या हो गया उस फील्ड को रिक्वायर करो, हमारे ईमेल जैसे मिसिंग करने का ये एक आप फील्ड में वैलिडेशंस ऐड करो। टाइप का अगर टाइप ऐड लगाना हो तो टाइप ऐड करो, जैसे एज वाला कोई फील्ड ले लिया हमने उसको नंबर या इज एडमिन को बूलियन में लो। ये सारा हमको वैलिडेशंस लगाना चाहिए। कोई भी एपीआई कॉल हो रही है उसके रिक्वेस्ट के साथ उसका फॉर्मेट होना चाहिए कि क्या अगर ईमेल आ रहा है तो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट का इशू उसको वो दो। अगर हमारा रेंज और लेंथ का अगर हमको कोई पासवर्ड सेट करना हो 8 कैरेक्टर का उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर दो। और उसके साथ अगर कोई भी रेंज भी सेट करनी हो कुछ भी जैसे नंबर या कैरेक्टर के साथ हमको कोई भी पासवर्ड सेट करना हो तो वो सारा हमको वैलिडेशन में डिफाइन कर देना चाहिए।
तो ये हमारा एक पूरा बनाने का तरीका है वैलिडेशन सेट करने का। अब इनको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि हम इसको कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हम एक्सप्रेस में कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। हमने सबसे पहले हमारा एक वैलिडेटर वाला जो पैकेज है एक्सप्रेस वैलिडेटर, जो बहुत ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। इसको ईजिली हम हमारे कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे जस्ट npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर करके एक पैकेज है, इसको मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद ये एक एग्जांपल है उसका छोटा सा कि हम हमारी एपीआई से कोई रिक्वेस्ट आई तो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने एक एक्सप्रेस वैलिडेटर को रिक्वायर किया पहले, उसके बाद हमने एक पोस्ट का एक एपीआई बनाया रजिस्टर नाम से। इसमें हमने क्या किया कि एक मिडिलवेयर बना दिया छोटा सा, जिसमें हमने उसके जो भी रिक्वेस्ट आई उसको हम चेक करवा रहे हैं। जैसे बॉडी में हमारा रिक्वेस्ट आया ईमेल नाम से, इसमें हमने दे दिया प्लीज़ इंक्लूड ए वैलिड ईमेल और इज ईमेल। इससे हमने डिफाइन कर दिया कि ये इंक्लूड कर दिया कि ईमेल अगर प्रॉपर आएगी तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहाँ एरर, ये वाली एरर चली जाएगी। अगर पासवर्ड आ रहा है तो पासवर्ड मस्ट बी 6 एंड मोर करेक्टर, तो 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए पासवर्ड। तो ये हमने एक वैलिडेट कर दिया कि हमारी पासवर्ड में इतना लेंथ 6 डिफाइन कर दिया कि ये इससे तो मिनिमम 6 करेक्ट, तो ये एरर चल, अगर ये नहीं आएगा तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। आगे हमारा जो भी फंक्शन है तो ये कॉल नहीं होगा, जो भी हमारा हैंडलर में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है तो ये कॉल नहीं होगा। तो ये हमारा एक वैलिडेटर वाला है पूरा। इसके बाद हमने इसको वैलिडेशन रिजल्ट करके एरर हमने यहीं से रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं आ रही तो हम नीचे जाके इसमें अगर 400 एरर भेजना हो तो हमने ये फिक्स कर दिया कि एरर भेज दिया, अगर नहीं भेज तो 201 के साथ हमने स्टेटस 201 और सक्सेस ट्रू और मैसेज दे दिया हमने यूज़र रजिस्टर्ड। तो ये एक हमारा एग्जांपल के थ्रू हमने इसको कवर किया कि वैलिडेट कैसे करना चाहिए। अब हम एआई टूल का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम एआई टूल का कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा कोर्स का नाम भी है कि नोड.जेएस विद एआई टूल। तो हम जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स जो वैलिडेशंस होते हैं तो हमको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो हम एआई का टूल यूज़ करेंगे। जैसे हमारे टूल जैसे गिट कोपायलट या चैट जीपीटी का यूज़ करके हम एक ईजिली प्रॉम्प्ट देंगे उसको, जिसको हमको एक ईजिली कोड दे देगा वो। जैसे हमने एक प्रॉम्प्ट भी लिख रखा है यहाँ कि यहाँ मेरे पास एक यूज़र मॉडल है, उसमें हमारे ये फील्ड्स होने, जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिया, इसको इसमें वैलिडेशन डाल दिया स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होना चाहिए। लास्ट नेम स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ईमेल ले लिया स्ट्रिंग रिक्वायर्ड मस्ट बी एन ईमेल, एज ले लिया मैंने फील्ड, नंबर और ऑप्शनल होना चाहिए और मस्ट बी 18 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसमें और विद एक्सप्रेस वैलिडेटर के मिडिलवेयर के साथ मुझे एक कोड दो। तो ये एक मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट बनाया है और ये मैंने एक चैट जीपीटी को दे दिया। उससे जो कोड आया है मुझे वो हमेशा रिव्यू करना चाहिए। कभी भी एआई से लिया हुआ कोड पे कभी भी विश्वास मत करो, पहले उसको रिव्यू करो, अगर सही है तो फिर अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर लो। तो ये ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं एआई टूल की हेल्प से। हम बहुत सारे कोड में हम बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन ईजिली हमारी बन जाएगी। अब आता है हमारा कि लार्ज डेटा सेट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जैसे हमारे कोई पोस्ट की एक एपीआई है और हमारे उसमें डेटाबेस में लाखों डेटा है, तो हम एक साथ अगर डेटा दे दिया तो हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा और हमारा जो क्लाइंट है वो लोड हो जाएगा, बहुत वो हैंग हो जाएगा बिल्कुल हमारा सिस्टम। तो इसका सोल्यूशन है पेजिनेशन लगाना। तो इस हम पेजिनेशन कैसे लगा सकते हैं हमारे कोड में, उसको पेजिनेशन को आज हम ब्रीफ में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे से उनको लगा सकते हैं। क्योंकि ये बॉटलनेक है ही इस प्रॉब्लम की कि ज़्यादा डेटा आने पर हमारा मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आ जाती है और लोड नहीं होता डेटा। तो सब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हम पेजिनेशन कैसे ही लगाएंगे। पेजेस हम इसमें पेजेस या चंक्स में डेटा क्रैक तोड़ेंगे। जैसे पेजेस में 1 2 3 4 5 पेजेस में डिवाइडेड कर लेंगे लिमिट और स्किप का यूज़ करके। एग्जांपल देखेंगे कि साथ में हमें एपीआई में 10 डेटा पास करें, फिर हमको एक एपीआई को लिमिट और स्किप के साथ हम पूरा काम करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है लिमिट और ऑफसेट करके। जैसे हमारा कोई भी डेटा आ रहा है एपीआई के साथ, हमारा यहाँ साथ में हमने पोस्ट की एपीआई बनाई, इसमें हमने पेज लिया 2 और लिमिट लिया 10। तो हमने एक सेट कर दिया कि पेज 2 में हमने 10 डेटा ही भेजना है, तो हम एक पेज और ऑफसेट का काम करेंगे। साथ में लिमिट कि इतना ही हमको डेटा भेजना है। तो ये आइटम पर हम कंडीशंस लगा दें, कंडीशंस बेस पे हम सारा काम करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेस में कैसे पेजिनेट करते हैं, पेजिनेशन लगाते हैं। हमने क्वेरी में हमारे पास डेटा आ रहा है, हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, इसमें हमने एक फंक्शन बना रखा है ये वाला, इसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आया, इसमें हमने पेज ले लिया, हमने क्वेरी से गेट कर लिया और अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमने 1 ले लिया और इसके बाद हमने लिमिट लगा दिया कि हमारा लिमिट आ रहा है 10। लिमिट भी हमने पेजिनेशन यहाँ करके गेट कर लिया कैलकुलेट करके। इसके बाद हमने स्टार्टिंग कैलकुलेट किया इसमें पेजिनेशन कि स्टार्ट इंडेक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, पेज -1 मल्टीप्लाई बाई लिमिट। उसके बाद हमने पोस्ट से डेटा निकाला, काउंट डॉक्यूमेंट टोटल डॉक्यूमेंट निकाल लिए उनके, फिर हमने फाइंड करके लिमिट और स्किप का यूज किया
और इसमें जो डेटा निकाला उसके थ्रू हमने यहाँ एक रेस्पॉन्स दी थी 200 के साथ। इसमें सक्सेस ट्रू काउंट दे दिया, टोटल लेंथ, और पेजिनेशन में हमने टोटल पोस्ट दे दिया, टोटल पेजेस दे दिए और करंट पेज दे दिया और लिमिट दे दिया, और हमने डेटा में सारे पोस्ट जितने भी हमारे पेजिनेशन अकॉर्डिंग डेटा निकाल दिया। ये सारा हमने रेस्पॉन्स भेज दिया फ्रंट एंड में। अगर इस ट्राई कैच ब्लॉक में अगर कोई भी एरर आती है तो कैच ब्लॉक में आती है, और इसमें हमने 500 एरर के साथ उसको दे दिया सर्वर एरर। तो ये एक हमारा एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारा इसका जो पेजिनेशन का जो रेस्पॉन्स कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या जो हमने भेजा है रेस्पॉन्स पेजिनेशन, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि हम जैसे हमें इसमें पेज 1, 2 और 5 नेक्स्ट और प्रीवियस बटन के लिए हम कैसे यूज करना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे डेटाबेस में जितने भी रिक्वेस्ट है उसका टोटल नंबर काउंट दे दिया हमने कि इतना हमारा टोटल है डेटाबेस में, और हमारे कितना कैलकुलेट बन रहे हैं कि हमारा टोटल के अकॉर्डिंग हमने पेजेस कैलकुलेट करके हमने टोटल पेजेस दे दिए। उसके बाद अभी हमारा करंट कौन सा पेज है वो भी हमने दे दिया कि करंट में मैं कौन से पेज पे हूँ वो भी, और लिमिट सेट कर दिया कि कितने हमने लिमिट जो डेटा जा रहा है कितना लिमिट जा रहा है। तो ये सारे हमने इसमें दे दिया। अभी हमने इस सेशन में जो भी कवर किया है तो हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ा है। कि सबसे पहले हमने पढ़ा है कि रेस्ट एपीआई के बारे में, कैसे फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इसके बारे में हमने सेशन में कवर किया है, कैसे हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी बनाएंगे, ये सब हमने इस सेशन में करवाया। इसके साथ हमने इसके रिसोर्सेज जो सेंट्रिक डिज़ाइन बनाना सीखा है कि हम कैसे नाउन और प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब लगाना, जैसे एसटीटीपी वर्ब के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं एक्शंस को, वो सारे क्लियर कराए। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन करवाया है कि एचटीटीपी स्टेटस कोड के थ्रू यूज करके जिससे हम अच्छा आउटकम और एरर्स का क्लाइंट के साइड भेज सकते हैं। इसके साथ हमने सर्वर साइड वैलिडेशंस लगाना भी सीखा है। इसमें हमने जब भी हमारा कोई भी डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट में कोई भी डेटा है या क्लाइंट साइड कोई भी रिक्वेस्ट है उस पर भी कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए वैलिडेशंस लगाना भी हमने सीखा है। साथ में हमने पेजिनेशन लगाना भी कवर किया है कि हम कैसे ज़्यादा डेटा हो तो उसको पेजिनेशन कैसे लगा सकते हैं, हमने एग्जाम्पल भी दिया है। सब कुछ कवर किया है इसमें पेजिनेशन का। साथ में हमने एपीआई की कंसिस्टेंसी के बारे में भी, कैसे हम इसको डेवलप फ्रेंडली एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अभी इसमें जो लास्ट है हमारा प्रायोरिटी और एपीआई कंसिस्टेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी नेमिंग कन्वेंशन सेम रखो, रेस्पॉन्स हमको ग्लोबल डिफाइन करो, ये सारी कवर करो जिससे हमारा जो एपीआई बनाने का जो स्मूथली रेस्पॉन्स जाए, तो ये सारे हमको डिफाइन करके चलना होता है। तो आज हमारा ये सेशन में ये सब कुछ कवर किया है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।